सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज कराची के नक्शे, आज कराची के मामले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने केस की जब समाअत की तो रिमार्क्स बड़े सख्त थे कराची के इंतज़ामिया के हवाले से, सूबाई हुकूमत के हवाले से और साथ ही साथ बल्दियाती हुकूमत के हवाले से। मेयर कराची के लिए तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जाओ भाई जान छोड़ो, और वज़रा के लिए कहा गया कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वज़ीर आला हेलीकॉप्टर पर शहर का चक्कर लगाते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ गटरों के नीचे लोग डूब रहे हैं, उनकी अपनी गाड़ी के टायर भी एक गटर में फंस गया। ये हालत है कराची की, जिसके बारे में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत की। और यह मामला था बिलबोर्ड्स को हटाने का। आज सवाल किया गया कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज पर बिलबोर्ड्स लगा दिए गए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर अहकाम दिए थे कि बड़े बिलबोर्ड शहर से हटा दिए जाएं। फौरी तौर पर कुछ अमल हुआ और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ टाउन्स, मुख्तलिफ टेरिटरीज के अंदर पूरी तरह से बिलबोर्ड्स नजर आना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हवा में उड़ाए गए और एक नुकसान भी हुआ जब बिलबोर्ड गिरा और उसके बाद 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। लेकिन साथ ही साथ आज ये भी बात हुई मेयर कराची के हवाले से, उन्होंने कहा 30 अगस्त मेरी मुद्दत जो है वहाँ तक है। उस वक्त खास से बरहमी का इजहार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जाओ भाई जान छोड़ दो। इस शहर के लिए पिछले 1 माह से मुसलसल ये बात हो रही है कि इस शहर का पुरसाने हाल कोई नहीं, कि सिर्फ मानसून हुई है और उसके बाद हालत क्या है। लेकिन आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि आज पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर जब हुई तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही थी, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़े शहर की बात कर लेते हैं। कराची के ब्यूरो चीफ शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीफ जस्टिस आते हैं क्योंकि उनका अपना ताल्लुक कराची से है, अब उनको डॉज करना बहुत मुश्किल है यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की सूबाई हुकूमत के लिए, क्योंकि वो खुद इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक एक चीज़ का मालूम होता है। सुप्रीम कोर्ट अहकाम दिए बिलबोर्ड्स हटा दिए जाएं, उसके बावजूद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता करते पूरे शहर में बड़े बड़े बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स लगा दिए गए और फिर सूरत हाल ये हुई। आज फिर उनको देने पड़े अहकाम। क्या वजह है कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी नहीं मानती है और फिर अपनी मर्जी कर रही होती है? तो फिर सही कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि इस शहर में किसकी हुकूमत है कुछ पता ही नहीं है। जी मुदस्सिर, ये जो अंदाज़ हुक्मरानी है हमारे सिविलियन हुक्मरानों का, ये बिल्कुल एक सवाल निशान है। जो आज मुकदमात ज़ेर समात रहे सुप्रीम कोर्ट में, उनमें बिलबोर्ड्स को हटाने का एक केस था, तजावुज़ात ख़त्म करने का एक केस था और कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से एक केस था। ये सारे काम हुकूमत को, इंतज़ामिया को का भी मामला था, इनको करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि जो काम हुकूमत के करने वाले थे वो लोग, वो जो है अदालत उनका सोमोटो एक्शन ले रही है कि ये काम क्यों नहीं हुए हैं। तजावुज़ात हटाना हुकूमत का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप क्यों नहीं हटा रहे। बिलबोर्ड हटाना हुकूमत का काम है और सुप्रीम कोर्ट आर्डर भी कर चुकी है। वैसे कभी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इतने बड़े शहरों में बड़े हादसात होते हैं। ये भी अदालत उनको कह रही है कि आप क्यों ये इजाज़त दे रहे हैं। और कराची ये शायद साहब आगे बात करें, हुकूमत का काम है और अहकाम सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ रहे हैं, क्या वजह है? हुकूमत क्यों नहीं हटा रही? इसके पीछे क्या रीज़न? अजय देखें, इस शहर के साथ लोगों का जो रिश्ता है, अब मैं आज बहुत माजरत के साथ कहूँगा, वो सबका मफादात का रिश्ता है। इस शहर का हर कोई वारिस बनना चाहता है, सिर्फ इस शहर के वसाइल की वजह से, इस शहर में होने वाली लूट मार की वजह से वारिस बनना चाहते हैं। मखसूस मफादात का रिश्ता है इस शहर के साथ सब लोगों का, वो चाहे सियासी जमातें हों, चाहे गैर सियासी कुव्वतें हों, सबका इस शहर के साथ मखसूस मफादात का रिश्ता है। और सब ने दावे तो बड़े किए कि हम इस शहर को ठीक कर लेंगे, लेकिन ये शहर जो है
ठीक, अच्छा शायद साहब हम मजीद बात करते हैं कि इस शहर के साथ कौन क्या कर रहा है, एक तो इसके हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन हम बात करें कि पुरसाने हाल इस शहर का कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। चीफ जस्टिस ये बात कर रहे हैं, वो क्यों कर नहीं रहे कि जो सूबाई हुकूमत है वो और जो इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है, यानी कि जो मेयर के मामलात हैं, जहाँ जहाँ तजावुज़ात हैं वैसे ही बरकरार है, बल्कि मज़ीद बढ़ गई हैं। जहाँ इलीगल पार्किंग्स चल रही हैं उसके ठेके भी हो रहे हैं, वो भी चीज़ें चल रही हैं, ये हो क्यों नहीं रहा है? ठीक जी मुदस्सिर, मैंने बताया कि इस शहर के साथ मफादात का रिश्ता है। कुछ नहीं करना है इन्होंने, ज़मीनों पे कब्ज़े करने हैं, बिल्डिंग कंट्रोल को इस्तेमाल करना है और गैर कानूनी तौर पर हाई राइज की इजाज़त देनी है और शहर को कंक्रीट का जंगल बना देना है। इस पे बहुत पैसा है। इन्होंने जैसा कि आप बता रहे हैं पार्किंग के नाम पे कलेक्शन करनी है, इन्होंने मुख्तलिफ कलेक्शंस करनी है जिनको आप आसान ज़बान में भत्ता भी कह सकते हैं। सही, ये इस तरह की हुकूमत तो नज़र आती है कराची में। कराची को सिर्फ और सिर्फ अपने मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लूट मार के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो भी हुकूमत में आता है या हुकूमत में आने के लिए दिलचस्पी भी इसी बात में होती है कि कराची पे उनका तसर्रुफ़ हो, उनका तसल्लुत हासिल हो, उनको वो अपनी मर्ज़ी से कराची को चला सकें। कराची में गवर्नेंस क्या होनी चाहिए, कराची के लोगों को सहूलतें क्या होनी चाहिए, कराची के मसाइल क्या हैं, इससे किसी को ताल्लुक़ नहीं। सोने की चिड़िया है, ये जिसके हाथ आ जाती है वो इसको इस्तेमाल करता है। कोई इस शहर के लोगों के बारे में नहीं सोचता। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने खुद देखा है कि एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उसने नालों पे बाकायदा फाइलें बना दी हैं, वहाँ बेंगले बना दिए हैं। अब वो नाले नहीं रहे हैं, पानी कहाँ जाएगा? सही, तो कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, पिछले 30-40 साल से कराची में यही हो रहा है। अब अच्छा है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है और इन सर चीफ जस्टिस साहब तो नोटिस ले रहे हैं, लेकिन अमल दरामद तो इंतजामिया हुकूमतों ने करना है, वो नहीं कर पा रहे। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। तालपुर साहब, ये मामला आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची के हवाले से ख़ास से बरहम थे, चाहे वो बिल बोर्ड्स का मामला है, तजावुज़ात का मामला है, यहाँ के सफाई के मामलात हैं। अब जब हम बात करते हैं वो कहा जाता है कि जी मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक रुख दिखा रहा होता है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद बात कर रहे हैं, उनका अपना ताल्लुक इस शहर से है। आप यहाँ पर आते हैं, मौजूद होते हैं, जब आप चीज़ें देख रहे होते हैं, वाकई आप समझते नहीं कि इस शहर का पुरसाने हाल नहीं है? जो काम आपको पिछले 12 साल में करना चाहिए था, आपकी हुकूमत वो नहीं कर पाई है। कहीं कोताहियाँ कमियाँ रही हैं, उसको तस्लीम करना चाहिए और काम करना चाहिए। आप समझते हैं कि कोई पुरसाने हाल वाकई नहीं रहा है और नहीं है? साफ सफाई या ड्रेनेज की बात थी तो वो तो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी काफी क्लियर कर दिया कि कहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है और कहां पर नहीं जाती और किसको अपना काम किस तरह से करना चाहिए था। तो वो तो उन्होंने अपनी बात खुद कही, पर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो असल मसला ड्रेनेज का हमारा होता है वो है बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट्स, और ये इंक्रोचमेंट आज या पिछले 5 साल या 10 साल या 20 साल नहीं, ये एक इंक्रोचमेंट हुई थी 80 से लेकर किसकी हुकूमत थी, और हमने तो वैसे ही कह दिया है कि हम ये आपको ला के देंगे, और चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली कि वो आपको पूरी लिस्ट देंगे कि ये कब्जे किसके हैं और कहां कहां पर है, ताकि इस चीज को सिंपली आपको बताया जाए। पता तो आपको भी है, पता तो मुझे भी है कि ये कहां से इंक्रोचमेंट्स हुई है, कैसी हुई, और अगर वर्किंग की बात भी आप कर रहे हैं तो आज आप देख रहे हैं कौन निकला हुआ है, बरसातों में कौन खड़ा हुआ है, किसकी टीम काम कर रही है। कराची की सिर्फ बात नहीं करें, हैदराबाद की करें, पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट की। हम लोग पूरी रेन ड्यूटीज में बरसात के अंदर खड़े रहे और हमने मेक श्योर किया है कि कहीं भी कोई पानी खड़ा ना हो। अगर आज आप वर्किंग देखेंगे तो आपके सामने आपको पता चलेगा कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और कौन नहीं निभा रहा। और आज सवाल सबसे पहला तो ये है कि जो चाइनीज रूलिंग फेडरल गवर्नमेंट की पीटीआई थे वो कहाँ थे इन बरसातों में? आपके प्रेसिडेंट अलवी कराची से, वो कहाँ थे इन बरसातों में?
आपकी सर उनकी भी बड़ी तस्वीर और वीडियोस चल रही हैं सर, वो सोशल मीडिया पे वो भी बैठ के वीडियोस लगा रहे हैं, जैसे वुज़रा की थी वो भी अपने हलकों की वीडियोस लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे वुज़रा कर रहे हैं। तो ये तो मामला है, सवाल ये नहीं है कि सर बरसात में कौन है, मामला ये है कि बरसात से पहले तैयारी किसकी है। डूबने के बाद सारा शहर निकल आया है बाहर, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या चाहे वो शहरी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उसमें हम बात कर रहे हैं। इस वक्त कराची की सूरत हाल के हवाले से सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला ये शहर है, चाहे वो सूबाई रेवेन्यू की बात हो या FBR के हवाले से वफाकी रेवेन्यू की बात हो। लेकिन इस शहर के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है कि इसका पुरसान हाल नहीं है, जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे होते हैं। कुछ चीज़ें शहरी हुकूमत के ज़िम्मे और कुछ चीज़ें सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे हैं, लेकिन काम होता वो उस तरह नज़र नहीं आता जो होना चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे बिलबोर्ड्स हटाने के हवाले से, उसके बाद इस शहर में जैसे कब्जा होता है वैसे ही बिलबोर्ड्स दोबारा से लग गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह अहकाम दिए कि सिंध में, कराची में कोई कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। ये भी सर आप समझते हैं कि ये भी डाल दिए जाएँ जो शहरी हुकूमत है उसके ज़िम्मे, उनके ज़िम्मे हो रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तैमूर तालपुर साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं और उनसे मौक़िफ़ जानते हैं। शायद जतोई साहब, एक चीज़ ये है कि शहरी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, क्योंकि कानून इस तरह का बना है, एक चीज़ ये कप है उठा के यहाँ से यहाँ जो है वो एक डिपार्टमेंट रखेगा, दूसरा डिपार्टमेंट आके उसमें पानी या चाय डाल देगा, वो पहला डिपार्टमेंट हो नहीं सकता। उसका सिंपल मिसाल है कि नाले साफ़ करना शहरी हुकूमत का काम है, कचरा उठाना सूबाई हुकूमत का काम है। तो फिर ये दोनों डिपार्टमेंट मिलते ही नहीं चाहते और एक दूसरे पर जिम्मेदारी रखना चाह रहे होते हैं। अजय देखिए, रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए हैं कि किस गवर्नमेंट के किस टीयर को क्या काम करना है, ये बिल्कुल वाज़े है, कानून में भी वाज़े है और फिर हर कानून के रूल्स भी बने हुए हैं, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है और ये एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालते हैं। ये सियासत हो रही है। अब बुनियादी ख़राबी जो है कराची में वो ये है कि कराची को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। कराची को की सियासत में गैर सियासी कुव्वतों की मदाखलत है और सर सिर्फ कराची को सियासत के लिए नहीं, कराची के रेवेन्यू को भी इकट्ठा करने के लिए असल में कराची पर कब्जा करना है, कराची सोने की चिड़िया को किस तरह से काबू करना है और लोगों को यहाँ मुसल्लत किया जाता है। और ये कराची की और बहुत पेचीदा सियासत है। बहुत सारी कुव्वतें कराची पर कब्जा करना चाहती हैं। ये जंग है कराची पर कब्जे की और कोई कराची को, हर कोई वारिस बनना चाहता है लेकिन कोई कराची को नहीं करता। सबका मखसूस डिलीवर करना जो है जेन्युइन पॉलिटिकल जो वो है प्रोसेस यहाँ नहीं चलने दिया गया। यहाँ सियासत को अपने सर तौर पर ये भी गिला है हमेशा से, पीपल्स पार्टी का हमेशा गिला, सही गिला ये रहता है विफाक से कि NFC की तकसीम बेहतर तौर पर नहीं होती। लेकिन पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ये गिला भी होना चाहिए कि वो PFCB की तकसीम भी उस तरह से नहीं रहे। हैदराबाद, सखर और फिर सबसे बड़ा कराची शहर, उस तरह से फंड्स की तकसीम भी नहीं है। सारी चीज़ें सूबाई हुकूमत के अंडर हैं, वो ये भी तो एक गिला है। दूसरा मेरा सवाल ये था, उस वक्त आपको आवाज़ देंगे, ये बिलबोर्ड सर अहकाम थे सुप्रीम कोर्ट के हटाए जाएं, दोबारा से लग गए। सर ये कैसे लग गए इस शहर में? कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि शहर में कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। बिल्कुल जी, बिलबोर्ड्स जहां पर ये लगे हुए थे, जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म पे सब बिलबोर्ड हटाए गए थे और बड़े सख्ती से हटाए गए थे। उसके बाद हमें दो इश्यूज सामने आए। पहला इशू तो ये था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर बिलबोर्ड लगे हुए थे उसके लिए फिर कानून साजी करनी पड़ेगी हमें कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके किस तरह से इसको हटाएं। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, मेनली जो अभी एक बिलबोर्ड गया, जैसे एक भी बहुत दुख का मंजर था जिस तरह से ये वाकया पेश आया, तो अफसोस है वो जो इलाका था वो DMC के अंदर नहीं पर वो कैंटोनमेंट के अंदर आता है। जी हाँ। तो कैंटोनमेंट के अंदर कैसे आपके ख्याल से कोई DMC का अमला जाके और कर सकता है? तो बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ, उस पर तो जितनी भी तनकीद आएगी वो बिल्कुल जायज आएगी। ये बिलबोर्ड नहीं होने चाहिए थे, ये बिलबोर्ड हटाने चाहिए थे, पर हमें फिर से ये काम मिलके करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के साथ जो कि हमसे कॉपरेट नहीं करते, हमारी अपनी हुकूमत और कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब तक मिलके ये काम नहीं करेगी तब तक ये मसला आपका हल नहीं करेगी। मैं कहूँगा ये सिंध हुकूमत का इलाका है, वो कहेगा ये फेडरल गवर्नमेंट का इलाका है, कोई कहेगा ये कैंटोनमेंट का इलाका है। तो ये जब तक हम कंसेंसस ला के काम नहीं करेंगे बिलबोर्ड का इशू सॉल्व नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की इस कार्रवाई के बाद ये मसला ज्यादा
अच्छी तरह से हल होगा और ज्यादा फाल इस पे इंशाअल्लाह ताला लिए जाएंगे। सही। अच्छा, हम बात कर रहे थे इस वक्त एक चीज़ के हवाले से कि ये शहर कायद है, एक तो इसकी मुख्तलिफ टेरिटरीज हैं, फैला हुआ है, कुछ विफाक के अंडर है, कुछ कंटोनमेंट्स हैं, कुछ लियारी डेवलपमेंट है, कुछ KDA के पास है, कुछ सिंध हुकूमत है, कुछ पेशहरी हुकूमत है। इसका हल किसी तरह से निकल सकता है कि ये एक सेंट्रली, जैसे 2002 के बलदियाती इलेक्शन के बाद कम से कम सारे का सारा शहर एक, जो 80 से 90% शहर एक मेयर के अंडर आ गया है। वो पावरफुल मेयर आप नहीं चाह रहे, आपकी हुकूमत नहीं चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसको यहाँ से बल्दियात में उस तरह वोट नहीं मिलता है। अगर पावरफुल मेयर आ जाए तो फिर वज़ीर आला और उनके वज़रा की जो ताकत है वो कम हो जाती है, या पर इल्ज़ाम होता है? नहीं जी, देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। अगर आप मेयर की बात करते हैं तो सिंध का 3rd बिगेस्ट शहर है सखर जी, वहां पर हमारा मेयर है अरसलान जी। आप वहां पे उसकी वर्किंग देखें, जो कराची में जो हमारे पास जो पावर्स दी, वो पावर्स शायद सखर में नहीं है, वो फंड सखर में मुयसर नहीं है उनको, पर जब कोई काम करना चाहता है तो वो काम करके दिखा सकता है। हम चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की जो हमने ऑन की हुई है, जो नाले आज मुराद अली शाह साहब जाके साफ करें, जो नाले सिंध के वज़रा जाके साफ करें, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही करे। वो हम क्यों चाहेंगे कि हम अगली जिम्मेदारी अपने आप पर मुसल्लत करें, जो कि अभी हम पे हुई भी है। हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मेयर हो, हम चाहते हैं कि ये मेयर भी उसी तरह काम करे जिस तरह से आपके मुस्तफा कमाल साहब करते थे। तो हम ये नहीं चाहते कि मेयर कमजोर, हम चाहते कि मेयर पावरफुल हो, वो अपनी जिम्मेदारियां कबूल करे और अपने फराइज पूरे दे। ये ना हो कि हर जगह पर जाके हमें उनका काम भी करना पड़े। सही। इस चीज से मैं आपकी एग्री नहीं करूंगा। जैसा मैंने बताया कि सखर के मेयर को देखे, उसकी वर्किंग देखे इन बरसातों में, वहां पे कैसे उसने सफाई कराई हुई है, कैसे उसने काम किया हुआ है। तो जब बंदा काम करने पे आता है तो वो काम कर सकता है और करके अभी आपने बात की, एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि इंक्वायरी कमीशन बनाया कि 42 ट्रिलियन का कैसे जो है लोन हो गया है। खान साहब को तो ये तो बताए कि जो इंक्रीज आई है 42% इंक्रीज 2 सालों की है। वो जो बाकी लोन था वो 30 साल का लोन है। जो हुकूमत पाकिस्तान ने लोन लिए उसमें 42% यानी ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपने 2 साल में। तो ये सवाल तो इनसे हमें पूछने चाहिए ना कि ये क्या करें। आप बात करते हैं रेवेन्यू की, कराची बहुत ज्यादा बड़ा रेवेन्यू देता है, पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, पर आप मुझे ये तो बताएं, जब ये पूरा रेवेन्यू हम फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, हम तो इस्तेमाल नहीं करते ना, पर जो सिंध का राइट जो हमें मिलना होता है उसका हमें जो है 40% कटौती कर देते हैं, उसमें से वी डोंट गेट दैट बैक। तो कितनी सिंसियरिटी रही फेडरल गवर्नमेंट की कि वो जो हम उनको टैक्सेस सिंध के कलेक्ट करके दे रहे, हम कराची जो है जो हमारे टैक्सेस जो फेडरल गवर्नमेंट को जा रहे हैं उनकी रिटर्न वो पैसे वापस कराची के। सर बस ये विफाकी हुकूमत जो है वो इसको NFC में तकसीम के हवाले से, सूबाई हुकूमत PFC के हवाले से वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, जिसकी वजह से इस शहर के जो बासी हैं उनके लिए मुश्किलात। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। शायद जतोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने यह बात की कि उनके वकील मौजूद नहीं हैं और आज फर्द जुर्म आयद न की जाए, लेकिन अदालत ने उनके वकील की गैर मौजूदगी में बाल फर्द जुर्म आयद कर दी। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सर, आसिफ अली जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, उनके वकील भी आज मौजूद नहीं थे। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है आज के इस मामले का? देखिए, एक तो बगैर लॉयर के ये इतनी उजलत से इतनी सूरत मुझे तो समझ नहीं आती है कि कौन से कानून के तहत उन्होंने किया है। जाहिर है कि कोई भी काम जो है फौजदारी मुकदमा जो है वो वकील के बगैर उसकी अदम मौजूदगी में, उसकी गैर हाजिरी में ये फर्द जुर्म नहीं लग सकता था। तो जज साहब को कौन सी जल्दबाजी थी, कौन सी उजलत थी, ये तो वही बता सकते हैं, या इस्तग़ासा बताएगा कि नायब को कौन सी ऐसी जल्दी थी। 1 साल तो
वो चला है, पेशियां भुगतते हुए हमें। और जब वो आ भी नहीं सक रहे थे ज़ाहिर है कोरोना की वजह से और अपनी इलालत की वजह से, वो यहाँ कराची से खुद तो आ भी नहीं सकते थे। तो पहले तो ये अजीब था बात कि जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कराई जाए, हालांकि फर्द जुर्म बगैर अदम हाजिरी के नहीं लग सकता। और फिर न सिर्फ ये कि वो उनकी अदम हाजिरी थी, बल्कि उनके वकील की भी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म का जो है आयद करना, वो एक बहुत अहम जुज़्व होता है फौजदारी कानून में और फौजदारी मुकदमात की समात में। तो पता नहीं उन्हें क्या जल्दबाजी थी और क्यों कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि सरदार साहब आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी और उजलत की, आप ये भी बात करें कि 1 साल से वो पेश हो रहे हैं। सर 1 साल तो हो गया है, अब इससे ज़्यादा देर क्या हो सकती है कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ? और कहा यह जा रहा है कि केस को तवालत आसिफ अली जरदारी साहब के वकला दे रहे हैं, नैब इसको तवालत नहीं दे रहा, तो फिर 1 साल में तो फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए। लेकिन तवालत तो नहीं है कानूनी। अगर आप हक इस्तेमाल कर रहे हैं और आप, ये एक दरख्वास्त की गई थी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कि ये मुकदमा नैब के जुमरे में आता ही नहीं है, नैब के दायरा अख्तियार में आता ही नहीं है, नैब इसको टेक ओवर कर ही नहीं सकती थी, नैब अदालत इसको समाअत ही करने से जो है कासिर थी और गुरेजा होना चाहिए। इसलिए कि ये एक केस पाक लैन का ये था कि एक कंपनी ने बैंक से कर्जा लिया जी हाँ, और वो कर्जा या तो उसको इम्प्रूडेंट लोन के दायरे में आता है या उस कर्जे की अदायगी जो है उसमें तसाहल हुआ है। तो ये खालिसतन बैंकिंग मामला है, बैंकिंग अदालत है, बैंकिंग लॉज इस पर मौजूद है। नैब के केस का तो ये कोई तुक ही नहीं बनता, कुछ यानी इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो ये दरखास्त दी गई थी कि जनाब ये नैब का केस नहीं बनता है, ये अगर ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूडेंट लोन हो तो फिर भी वो जब तक इसको स्टेट बैंक न करे सैंक्टिफाई तब तक नहीं हो सकता है, और वो भी बैंकिंग कोर्ट्स में जाएगा। और ये रिकवरी का मसला है, और रिकवरी सूट जो है, रिकवरी सूट खुद हाई कोर्ट में यानी सिविल ज्यूरिसडिक्शन में, हाई कोर्ट कराची में सिविल ज्यूरिसडिक्शन में वो कर्जे की वापसी के लिए, वागुजारी के लिए और सूद की वागुजारी के लिए वहाँ बैंक ने दावा कर रखा है, दावा किया है, और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब फरीक ही नहीं है। इसलिए कि जिस कंपनी ने कर्जा लिया है उसका आसिफ अली जरदारी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसलिए ये एक तो वो दरख्वास्त दी गई थी, और उस दरख्वास्त की समाअत पर जो है वो जाहिर है कि कानूनी बात थी, अगरचे वो जैसा वो भी अजीब तरीके से बाहर कैफ उन्होंने खारिज की थी 2 दिन पहले, और फिर 2 दिन के बाद उन्होंने जो है इसको रख लिया था। अब अगर वकील साहब मसरूफ से सुप्रीम कोर्ट में तो भी इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि आप तवज्जो मबजूल कराते हैं इल्जामात की तरफ। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ सरदार साहब यहाँ में बात की, 18वीं तरमीम जो है उसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अपोजिशन बार बार ये बात कर रही है नैब न्यासी गठजोड़ की, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये तमाम केसेस तो पिछले दौरे हुकूमत के हैं, हमारे दौर में तो 90% केसेस पिछले थे, हमने तो 10% इस दौरे हुकूमत में बने हैं। फिर ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत पर? देखिए, एक बात तो ये है कि ये पिछले दौर के केसेस नहीं है, माफ कीजिएगा। ये यकीनन चीफ जस्टिस साहब ने एक इसको लिया था मुकदमे को, और फेक अकाउंट्स में जो एक पुरानी इंक्वायरी पेंडिंग थी साबका चीफ जस्टिस साहब ने उसको टेक अप करके, और उस पर जो है एक JIT बिठाई थी। JIT भी आपको पता ही है वाजिद रियाज साहब की सरबराही में जिस तरह से हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ मामलात ऐसे हैं फेक अकाउंट्स के, उनको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए, और फिर नैब को रेफरल हो गई, और नैब भी वो ये कहा गया कि इस्लामाबाद में इसकी समाअत हो। ये भी अजीब है कि 18वीं तरमीम के बाद और अदरवाइज भी, जबकि ज्यूरिसडिक्शन सारी की सारी बैंक कराची का है, कंपनी कराची की है, प्रॉपर्टी कराची की है, गवाह कराची के हैं, कागजात कराची के हैं सारे, और उसकी समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना, इस्लामाबाद की बैंक के नैब कोर्ट में होना, ये भी एक अजूबा है। और उसकी तफ्तीश भी यहाँ की गई, जरदारी साहब को गिरफ्तार भी यहाँ किया गया, पाबंद हासिल किया गया, और उनको आपने देखा कि जिस तरह से फिर उनकी हालत सेहत की हुई थी, उसको उनको पिम्स में शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, और फिर उनकी जमानत हुई।
तो ये इस तमाम कर्ब से और अजियत से गुजर चुके हैं, और जब जुर्म भी नहीं बनता हमारी नजर में, और सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब का जो फुल कोर्ट का फैसला है, जरा उसी को देख लीजिएगा कि आप किस तरह से गिरफ्तार कर लेते हैं, एक सजा से भी पहले आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर 10 साल बाद कहते हैं बेगुनाह है, जाओ बेबरी। तो वो जो आपने उसको अजियत और कर्ब दी और मीडिया ट्रायल किया और उसके खानबादे को जिल्लत और रुसवाई से गुजरना पड़ता है, उनके दोस्त अहबाब, उनकी पार्टी, उनका सोशल सर्कल, उनकी सियासत, उसको सारे को आप मफलूज कर देते हो। तो यही बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखी हैं कि ये पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के तौर पर ये इदारा इस्तेमाल किया गया है, जिसने कौमी मईशत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि अगर मोहतरम जरदारी साहब ने जिस तरह कहा है 18वीं तरमीम, अब अगर बादशाह का किसी को शौक है कि बादशाह बन जाए और सदारती निज़ाम आ जाए, तो सदारती निज़ाम का देखिए हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। पहले भी सदारती निज़ाम में हमने इस मुल्क को दौलत बदकिस्मती से करवाया है, अब हमें और मुतहम्मिल नहीं है कि हम एक सूबा। अब सर ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल अगले आने वाले दिन का फर्द जुर्म आए थे, तो अब बाकायदा तौर पर ये केस आगे बढ़ पाएगा। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं कि इस वक्त 5 महीने के बाद लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद अब रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जिम, ब्यूटी सैलून, तमाम अब कारोबार खुल रहा है। कराची में, लाहौर में औकात कार मुख्तलिफ हैं, लेकिन अब सरगर्मियाँ कारोबारी बहाल हो गई हैं। जाफ़र बिन यार हमारे नुमाइंदे इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जाफ़र, आगाह कीजिएगा, आज पहला दिन है प्रैक्टिकली लॉकडाउन खुलने का, तो लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना एसओपी में नरमी की गई है, जिसके बाद जो है कारोबार खोलने का फैसला किया। उसमें रेस्टोरेंट है, उसमें टूरिज़म के हवाले से बड़ी कोशिश की गई। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो आज लाहौर में तकरीबन पहला दिन है जो रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। मेरे कैमरामैन नवीद अकरम आपको दिखा रहे हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। वहाँ पे काफ़ी जो है ये रौनकें दोबारा बहाल हुई हैं, कारीगर अपना काम कर रहे हैं, चिकन बना रहे हैं। इसी तरह मेरे कैमरामैन अगर आपको अंदर का व्यू भी दिखा सके तो लोगों की तादाद ज़रूर पहुंची है रेस्टोरेंट में, लेकिन वो कम तादाद में है। वो आपको दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। एसओपीज़ पर उनको कहा जा रहा है कि अमल किया जाए। होटल इंतज़ामिया सैनिटाइज़र फराम कर रही है, जिस तरह अब देखते हैं सफाई के भी इंतजाम किए गए। होटल इंतज़ामिया के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि लोग एसओपी पर कितना अमल करवा रहे हैं और आप इस हवाले से क्या कहते हैं। भाई ये बताइएगा कि आज पहला दिन है जब कोरोना के बायस होटल बंद रहा है, एसओपीज़ पर किस तरह अमल किया जा रहा है? भाईजान हमारा तो एसओपीज़ पे पूरा अमल है। ये रस्सियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, हर अड्डे पे सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। कस्टमर हम अलग-अलग बैठा रहे हैं, एक टेबल छोड़ के इकट्ठे नहीं बैठा रहे, और लोग आपके सामने ही जिस तरह कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से होटल खोलने का फैसला किया, किस तरह देख रहे हैं? ये तो हमारे हक में अच्छा ही फैसला, क्योंकि 6 माह से तो हम भी घर में बैठे थे, मालिक भी हमारे परेशान थे, हम भी परेशान थे। जी, ये होटल इंतज़ामिया के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, ये कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा फैसला है पंजाब हुकूमत का कि इससे रोज़गार जो चलेगा, क्योंकि तकरीबन 4-5 माह से होटल बंद थे, लोग बेरोज़गार थे, और आज पहला दिन है होटल में जो रौनकें बहाल हो चुकी है। जाफ़र बिन यार हमें आगाह कर रहे थे लाहौर की सूरत। आज पहला दिन है लॉकडाउन के बाद, अब होटल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं और लोगों का ब्रश भी देखने में आ रहा है। लेकिन एसओपी पर ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कुछ जश्न आज़ादी की तैयारियों से मुतालिक भी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब चंद दिन बाकी रह गए हैं जश्न आज़ादी के लिए, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने पूरे जोबन पर हो रही हैं। और आज ख़ास तौर पर जैसे ही मार्केट्स खुल रही हैं, लॉकडाउन खुल गया है, तो तैयारियों में जोश व खरोश भी अब बढ़ गया है। चंद दिन बाकी हैं और इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से तैयारी हो रही है, सक्खर की पहले सबसे बात करेंगे। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। घंटाघर चौक पर वो हैं सक्खर के, और मुख्तलिफ बैजेस की, झंडियों की ख़रीदारी हो रही है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप शाहिद? जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन करीब आता जा रहा है, लोगों में जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों, दुकानों, अपने गली मोहल्लों को सजाने के लिए मुसलसल झंडियाँ और तमाम आराइशी साजो सामान ख़रीद रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त घंटाघर चौक पर ये स्टॉल, लोग जो हैं वो आ रहे हैं, मुसलसल अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद रहे हैं। कोई झंडे ख़रीद रहा है, कोई झंडियाँ ख़रीद रहा है, कोई बैजेस ख़रीद रहा है,
कुछ बच्चों के कपड़े भी जो यहाँ इतने खूबसूरत पाकिस्तानी झंडे के कलर में यहाँ मौजूद हैं जो ख़रीदने के लिए। यहाँ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या ख़रीदने आए हैं यहाँ पर और क्या क्या ख़रीदारी हो रही है इस वक्त जश्न आज़ादी के हवाले से? जी, मैं तो यहाँ पे आया हुआ था, पनवाकिल से आया हूँ। पनवाकिल में नहीं मिल रहा था तो मैं यहाँ पे आ गया। और बेसिकली जो 14 अगस्त है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, अपने घर को सजाने के लिए, बाहर मोहल्ले में कुछ चीज़ें देनी थी। और स्पेशली मैं इस बार ये किया है कि बंदों को गिफ्ट देने के लिए। तो इस बार मैंने कुछ सामान ज़्यादा ही लिया है कि अपने दोस्तों को जो नहीं ले सकते थे उनको मैंने गिफ्ट करना है ये चीज़ सारी। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे ख़रीदारी करने आया हुआ हूँ, बस यही चीज़ है। बहुत अच्छा जज्बा इस भाई का। देखें कि जश्न आज़ादी की तकरीबात में तमाम पाकिस्तानियों को शामिल करने के लिए एक दोस्त दूसरे दोस्तों की, अहले मोहल्ला की मदद कर रहे हैं, अपने इलाके को सजा रहे हैं। ये जज्बा है जो वतन आज़ादी से मोहब्बत का जज्बा है जो सबके अंदर। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, हमें आगाह कर रहे थे सखर की सूरत पर इस वक्त ख़रीदारी हो रही है जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए। दूसरी जानब कराची में हम बात करेंगे, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रहा है सजावटी अशिया जो जश्न आज़ादी पर लगाई जाती हैं वो महंगी हो रही हैं क्या? जी बिल्कुल, देखें जश्न आज़ादी को भी अब कुछ ही दिन रह चुके हैं। 14 अगस्त जो है वो हर साल पूरे पाकिस्तान में आवाम जोश और जज्बे से सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, चाहे वो कोई कारोबार हो, चाहे वो कोई सेलिब्रेशंस हो या चाहे कोई भी इवेंट हो। काफ़ी महदूद हद तक जो है वो हमने देखा कि आवाम घरों से बाहर निकली और उसको एंजॉय करती नज़र आई। लेकिन अगर हम जश्न आज़ादी की बात करें तो 14 अगस्त को मनाने के लिए पूरी पाकिस्तान जो है वो पूरे साल इंतज़ार करती है। और 14 अगस्त के आने से पहले स्पेशली झंडे और जो झंडियाँ हैं उनको ख़रीदना, बल्कि कुमकुमों को ख़रीदना जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं VIP फ्लेक्स के ऑनर हैं हाजी साहब। इनसे बात करते हैं कि इस बार कितना काम में फ़र्क पड़ा कोरोना वायरस की वजह से। हाजी साहब, मुझे ये बताएँ कि इस बार कितना फ़र्क पड़ा आप? देखें, ये तो कारोबार जो शुरू हो जाता है ना, ये 14 अगस्त का हवाले से ये पहली 1 महीने पहले शुरू हो जाता है, जुलाई में शुरू हो जाता है। और जुलाई के अंदर इतना माशाल्लाह काम होता है कि पूरा होलसेलर जो है ना पूरे पाकिस्तान से कराची आता है लोग माल ये झंडे ख़रीदने के लिए। ये सिर्फ झंडों ही से नहीं काम होता है, इसमें बैजेस होते हैं, कैप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक घरेलू इंडस्ट्री चलती है इससे। और जो लोग हैं ना वो पूरे साल ये सब चीज़ें बनाते हैं और उनके ये आके आखिर में 14 अगस्त को ये सब चीज़ें बेचा करते हैं इसी मार्केट के अंदर। लेकिन इस साल बहुत सारी बातें एक साथ हो गई। एक तो कोरोना ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा और फिर उसके बाद ये हालिया बारिशों ने ये हमको बहुत परेशान किया। तो कारोबार तो इस साल है ही नहीं। अभी आप जो गहमे गमी जो थोड़ी बहुत देख रहे हैं ना, ये तो 15 दिन से, पहली तारीख से बहुत शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा जो है ये 10-11 तारीख से शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह जी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे उनका यही कहना था कि जो गहमा गहमी आज से शुरू हुई है वो गहमा गहमी हर साल जो है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाती थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। कारोबार भी काफ़ी जो है वो बंद हुए हैं, लॉस भी लोगों को काफ़ी हुआ है। और साथ साथ अगर हम बात करें होलसेलर्स की तो होलसेलर्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आवाम अभी भी जो है वो झंडे, टोपियाँ और झंडियाँ ख़रीदने के लिए मार्केट का रुख कर रही है, लेकिन SOPs को जो है वो फॉलो अभी भी नहीं किया जा रहा है। सलमान सलीम हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, शुक्रिया। 14 अगस्त के जैसे करीब आ रहा है, कारोबारी लोगों के लिए बहरहाल खासा मुश्किल रहा है ये तमाम तर वक्त, लेकिन जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम वो कर रही है। शुक्राने के साथ कि अब कारोबार भी खुल रहा है, हालात भी बेहतरी भी हो रही है और कोरोना से निमटने के लिए जो हुकूमती हिकमत अमली थी वो भी बेहतर हो रही है। मुदस्सिर इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।